हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर आज आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो हमारा होने वाला है, अगेन जो हमने आपसे कहा था कि मैं 15 डेज़, जो हमारा अगला 15 दिन होने वाला, जो बचा हुआ डेज़ है पेट के एग्जामिनेशन से पहले वाला, ये हम लोग कंप्लीटली पेट के सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग यानी कि ओरिएंटेड होकर के हम लोग काम करने वाले हैं। और इस 15 डेज़ के पहले ही हम लोग पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी और पूरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम लोग ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का सीरीज़ हम लोग का चल ही रहा था, वो बिल्कुल अलग चल रहा है। और उस वाले सीरीज़ में मैंने आपको मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री तक का, आपका गांधीयन पीरियड तक मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके हिस्ट्री का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर ज़रूर देखें और उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये केवल पेट के लिए नहीं है। बस मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं पेट के जो चैप्टर्स पहले आ रहे हैं ना, पहले मैं उनको ख़त्म कर दे रहा हूँ। आप इनको पढ़ोगे तो आपको सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार। बस ये बात है कि पेट में केवल 5 से 6 टॉपिक आ रहे हैं हर मतलब उसमें से। अब बैठ के बहुत सारा हम लोग को उसमें क्या करना है, रिसर्च तो करना नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड काम करना है। तो 5 to 6 टॉपिक जो आ रहे हैं उन्हीं को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फिर आगे सीजीएल का जो हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है, वीडियो री एग्जाम का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके। तो भाई मेरे, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मूव करते हैं अपने दूसरे लेक्चर पर, यानी कि जो हमने 15 डेज़ का सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो लास्ट टाइम पे हमारा छूट गया था, वो टॉपिक रहने वाला है, और वो है भाई मेरे नेवर्स ऑफ इंडिया। नेवर्स ऑफ इंडिया या नेवर्स कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है भाई मेरे, अब बात करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देश की, तो सबसे पहले हमें बात करना होगा बाउंड्री के बारे में। हम बात करते हैं सीमा, यानी कि बाउंड्री के बारे में। भाई मेरे, पूरे वर्ल्ड में कुल 3 तरह की बाउंड्री एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि 3 तरह की बाउंड्री क्रिएट होती हैं। पहला, समझ लेना भाई, फिजियोग्राफिक बाउंड्री। जिसे बोलते हैं भौगोलिक सीमा। दूसरा, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ठीक है। और तीसरा, पॉलिटिकल बाउंड्री। या इसी को हम लोग आर्टिफिशियल बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग राजनीतिक सीमा भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक सेकंड, जस्ट मैं भी आया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक बाउंड्री की, यानी कि भौगोलिक सीमा की। तो भौगोलिक सीमा कैसे निर्धारित होती है, ध्यान देना। यानी कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, यानी कि दो कंट्री के बीच में जो सीमा रेखाएं हैं, यानी कि दो कंट्री के बीच में जो सीमा यानी कि जो बाउंड्रीज डिवाइड कर रही है, वो केवल 3 तरह के हो सकती हैं। या तो फिजियोग्राफिक बाउंड्री, या तो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, और या तो पॉलिटिकल बाउंड्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कौन सी सीमा यानी कौन सी बाउंड्री फिजियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर आएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर दो देशों के बीच की बाउंड्री यानी दो देशों के बीच की सीमा रेखा किससे तय हो, यानी कि वो तय हो फॉरेस्ट से, माउंटेन से और रिवर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि वन से,
पर्वत से और नदियों से। लाइक सपोज दैट मैं आपको एक सिंपल वर्ड में एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो एक कोई देश है, कंट्री है, अगर मैं बोलूँ कि ये कंट्री जो आपका है, एक कोई कंट्री ए है, एक कोई कंट्री बी है। अब ए कंट्री की सीमा यहाँ खत्म हो रही है, बी कंट्री की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर इन दोनों सीमा रेखा, दोनों कंट्री के बीच में कोई रिवर डिवाइड कर रही हो इन दोनों कंट्री को, कोई बीच में जंगल हो, कोई माउंटेन हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कोई माउंटेन, कोई रिवर, कोई यानी कि फॉरेस्ट अगर इन दोनों कंट्री को सेपरेट कर रहा हो, तो इस तरह का जो बाउंड्री कहलाएगा वो कहलाएगा भौगोलिक सीमा, यानी कि फिजियोग्राफिक बाउंड्री। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे, अगर मैं बोलूँ कि फॉरेस्ट, माउंटेन और रिवर अगर किसी दो कंट्री के बाउंड्री को सेपरेट करती हो तो वो कैसा कहलाएगा? फिजियोग्राफिक बाउंड्री कहलाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है भाई मेरे जूरा माउंटेन। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो बाउंड्री है वो किस माउंटेन से सेपरेट होता है? जूरा माउंटेन से सेपरेट होता है। इसीलिए ये कैसी बाउंड्री कहलाएगी भाई मेरे? ये कहलाएगी आपकी कैसी बाउंड्री? ये आपकी कहलाएगी फिजियोग्राफिक बाउंड्री। आई होप सो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। क्लियर भाई मेरे? तो जब किसी दो कंट्री के बीच की बाउंड्री किससे? फॉरेस्ट, माउंटेन और रिवर से। अच्छा एक और ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। फ्रांस से ही जुड़ा हुआ एक और मामला है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक और माउंटेन है, दैट इज वाजेज माउंटेन। ठीक है भाई मेरे? क्लियर? तो वाजेज माउंटेन फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट करता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को कौन सा? जूरा माउंटेन सेपरेट करता है। आई होप सो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। क्लियर? समझ पा रहे हो ना भाई मेरे? श्योर? एक सेकंड में मतलब ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बात करते हैं ज्योमेट्रिकल बाउंड्री की। जब हम ज्योमेट्रिकल बाउंड्री की बात करते हैं भाई मेरे, तो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री अगर मैं बोलूं कि दो कंट्री के बीच की बाउंड्री रिवर, फॉरेस्ट और माउंटेन से ना सेपरेट होकर के किससे सेपरेट हो? लैटिट्यूड लाइन से सेपरेट हो या लॉन्गिट्यूड लाइन से सेपरेट हो। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बता दिया ना आपको, अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाओं से जब किसी दो क्या कहते हैं कंट्री की बाउंड्री सेपरेट होती हैं, यानी कि अलग होती हैं। किससे? लैटिट्यूड से, यानी कि अक्षांश से, और किससे? देशांतर से, यानी कि लॉन्गिट्यूड से। तो जब किसी दो कंट्री की बाउंड्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से सेपरेट होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से सेपरेट होती हैं, यानी अक्षांश और देशांतर से सेपरेट होती हैं, तो उस कंट्री की बाउंड्री कैसी बाउंड्री कहलाती है? ज्योमेट्रिकल बाउंड्री कहलाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है भाई मेरे 49th पैरेलल लाइन। और ये 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में है? इट इज बिटवीन यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड कनाडा। कनाडा और अमेरिका को जो बाउंड्री सेपरेट, अच्छा सवाल पूछ सकता है, यही डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि 49th पैरेलल लाइन किन दो कंट्री के बीच में है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है, वो सेपरेट करती है। और 38th पैरेलल लाइन एक और है, 38th पैरेलल लाइन जो है बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना? तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38th पैरेलल लाइन। और 49th पैरेलल लाइन किसको सेपरेट करती है? यूएसए और कनाडा को। तो जब ऐसी बाउंड्री जो किसी लैटिट्यूड या किसी लॉन्गिट्यूड से सेपरेट हो, यानी कि किसी अक्षांश और देशांतर रेखा से सेपरेट होती हो, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? ऐसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल बाउंड्री बोलते हैं। अब बात करते हैं
पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं। तो यानी कि ऐसे कंट्री जिनके बीच का जो सेपरेशन हो, यानी कि जो बाउंड्री हुआ हो, वो कोई पॉलिटिकल रीजन से सेपरेट हुआ हो। यानी कि मैं बोलूं कि पहले कोई कंट्री, पहले दोनों सेम ही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन से दोनों क्या हो गई, बट गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी कंट्री का जो बाउंड्री होता है वो भाई मेरे क्या कहलाता है, पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाता है। तो बात में समझ रहे हो? यानी कि ऐसी कंट्रीज की बाउंड्री जो किसी पॉलिटिकल रीजन से सेपरेट हुई हो तो वो कैसी कहलाएंगी, पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाएंगी। या ये जो बाउंड्री क्रिएट की गई हो किसी मैन के द्वारा, यानी कि मैन मेड, कोई व्यक्ति जो है उसने क्रिएट किया हो, कैसे, अपने अकॉर्डिंग कि ये इनका इधर पार्ट है, इनका पार्ट इधर है। तो ऐसी बाउंड्री किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्री को बोलते हैं। तो पॉलिटिकल बाउंड्री और आर्टिफिशियल बाउंड्री जो किसी पॉलिटिकल रीजन या किसी मैनमेड के द्वारा क्या हो, क्रिएट की गई हो, तो ऐसी बाउंड्री कहलाती है पॉलिटिकल बाउंड्री। यानी कि क्रिएटेड ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, किसी पॉलिटिकल रीजन कारण, किसी राजनीतिक कारण, ठीक है, या क्रिएटेड बाय मैन मेड। अब इसका बहुत एग्जाम्पल है यार, इसका तो इंडिया ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब मैं बोलूं देखो कैसे, इंडिया के ही 3 टुकड़े हो गए। कैसे देखो, पहला तो भाई मेरे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ कि नहीं हुआ। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन कहलाती है क्या कहलाती है, डुरंड लाइन कहलाती है। ध्यान दे लेना भाई मेरे, अगर सवाल पूछे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है, तो डुरंड रेखा कहलाती है, और ये बनी थी 1896 में, ठीक है। दूसरा भाई मेरे देख लो, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में पॉलिटिकल रीजन से सेपरेट हुआ है। तो इंडिया और चाइना के बीच की बात अगर मैं कहूँ तो ये हुई थी 1914 में, और इसका नाम है भाई मेरे मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तीसरा देख लो भाई मेरे, हमारा छोटा भाई इंडिया और पाकिस्तान, और ये कब सेपरेट हुआ था, 1947 में। इसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा। कब हुआ था ये, 1947 में हुआ था। तो 3 लाइन तो ऐसे ही आपको दिख रही होंगी। यानी कि मैं बोलूं पॉलिटिकल बाउंड्री की बात मैं करूं या आर्टिफिशियल बाउंड्री की बात करूं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल 3 के 3 इंडिया से ही सेपरेट हुए। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन 1896, इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में मैकमोहन रेखा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 में सारेल रेडक्लिफ ने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का क्या किया था, बाउंड्री को सेपरेट किया था। तो वो कहलाती है रेडक्लिफ लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात और सुन लो भाई मेरे, सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि ये पॉलिटी का सवाल है फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं, बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय सीमा आयोग, को कब स्थापित किया गया था, 18 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसके हेड थे सर साइरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ था, बाउंड्री का निर्धारण हुआ था। तो कितने तरह के बाउंड्रीज होते हैं मैंने इसमें वो बताया है। अब फिर इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अगर हम बात करते हैं नेबर्स ऑफ इंडिया की, तो मैंने बाउंड्री का भी स्टार्ट किया, तो बाउंड्री के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें यार, तो देख लो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो ध्यान से सुनना भाई मेरे, भारत के पास 3 तरह की बाउंड्री होती है। कैसे, और सुन लो 3 तरह का मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले सुन लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करूं इंडिया के बाउंड्री की, बाउंड्री ऑफ इंडिया की,
तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि भारत की सीमा को मैं 3 तरह में क्यों डिवाइड करूंगा ये भी समझना भाई मेरे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लैंड बाउंड्री की, लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा, क्लियर। दूसरा भाई मेरे कोस्टल बाउंड्री की, अच्छा ठीक है, स्थलीय सीमा हो गया। दूसरा सुनना भाई मेरे, इसको मैं बात कर रहा हूं वाटर बाउंड्री, ठीक है, यानी कि जलीय सीमा। अब सुनो, स्थलीय सीमा भारत की जो है वो है 15,200 किलोमीटर की। भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7,516.4 किलोमीटर की। और भारत की जो जलीय सीमा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे? एक हो जाती है भाई मेरे कोस्टल प्लेन यानी कि कोस्टल बाउंड्री, ये हो जाती है आइलैंड बाउंड्री। भारत की कोस्टल बाउंड्री 6100 किलोमीटर की है और भारत की आइलैंड बाउंड्री 1416.5 किलोमीटर की है। दोनों जोड़ लो भाई मेरे, आप देख लो 1416.61 किलोमीटर आप ऐड करोगे तो 7516.4 किलोमीटर पूरी वाटर बाउंड्री भारत की आती है और लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर आपकी होती है। और जब इन सबको जोड़ लोगे यानी कि 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री और 7,516.4 किलोमीटर कौन सी वाटर बाउंड्री, तो भारत की टोटल बाउंड्री बनती है भाई मेरे 716.4 किलोमीटर, 22,716.4 किलोमीटर पूरे भारत की बाउंड्री बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो थोड़ी सी कुछ पॉइंट। कोस्टल बाउंड्री को बोलते हैं भाई साहब तटीय सीमा और इसको बोलते हैं द्वीप सीमा रेखा। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? सवाल कैसे पूछेगा, देखो ध्यान से। अगर उसने पूछ लिया कि टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो कितना मारोगे भाई? 22,716.4 किलोमीटर। अगर तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल सही आंसर मार के चले आएंगे, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सवाल उसने पूछ लिया लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की टोटल स्थलीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर। चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंडिया का क्लियर हो गया। अगर वे पूछ लेगा वो, ध्यान सुनना, अगर तटीय सीमा पूछा तो 6100 किलोमीटर मारोगे। और कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा शेयर करते हैं? तो भारत के 9 स्टेट यानी कि 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा शेयर करते हैं। ये बात करूंगा मैं आगे चल करके, जब हम लोग पूरे की पूरी आइलैंड वगैरह पढ़ेंगे तब मैं बात करूंगा इस पर, ठीक है। लेकिन अभी याद कर लो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा शेयर करते हैं और 6100 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं जब तटीय सीमा पूछेगा। आइलैंड बाउंड्री अलग से पूछ लिया, यानी कि भारत के द्वीप, तटीय समझ रहे ना भाई मेरे, जहां पर वाटर बाउंड्री खत्म होती है और लैंड बाउंड्री स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं, यानी कि तट बोलते हैं। तो ये वाला जो इस सीमा रेखा होगा, ये वाला इंडिया का जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये तटीय सीमा रेखा शेयर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तटीय सीमा कहलाएगा, कोस्टल बाउंड्री कहलाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूँ आइलैंड बाउंड्री क्या होती है, तो भाई मेरे एक बात बताओ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है कि नहीं है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो इधर की बाउंड्री चारों तरफ से होगी, इधर अंडमान एंड निकोबार, इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, मिनकॉय आइलैंड है, तो इनकी जो बाउंड्री होगी वो क्या कहलाएगी? आइलैंड बाउंड्री कहलाएगी। और ऐसी कितनी बाउंड्री है भाई मेरे? 1416.5 किलोमीटर। और चूंकि दोनों के दोनों जल में हैं, यानी कि दोनों दोनों वाटर में हैं, तो टोटल वाटर बाउंड्री बन जाती है 7516.4 किलोमीटर। अब सुनो, अगर सवाल पूछ लिया आपसे कोस्टल बाउंड्री तो कितना मारोगे? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि वाटर बाउंड्री बताओ, तो भी भाई मेरे कितना मारोगे? 6100 किलोमीटर ही मारोगे। अब सुनो ध्यान से, जब तक कि आपको यह बात ना बोल दे कि टोटल वाटर बाउंड्री, टोटल वाटर बाउंड्री, और टोटल वाटर बाउंड्री के साथ साथ उसको वो ऐड करना पड़ेगा इंक्लूडिंग क्या? आइलैंड। क्लियर भाई मेरे? और अगर ज्यादा दिक्कत करेगा तो अगर मान लो दोनों ऑप्शन दे दिया, 6100 भी किलोमीटर दे दिया और 7516 भी दे दिया, और पूछा क्या है? कोस्टल बाउंड्री पूछा, तो आप 6100 ही मारोगे। लेकिन अगर वाटर बाउंड्री सिर्फ लिख कर चला आया तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वाटर बाउंड्री में तो ये भी तो पूरी की पूरी आ जाएगी 7516.4 किलोमीटर, तो ये मारे या ये मारे, दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो वहां क्लेम भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बचना कोशिश करना कि टोटल वाटर बाउंड्री पूछे तभी ये मारने की कोशिश करना, नहीं तो 6100 किलोमीटर ही मार के आना।
समझ में आया है कि नहीं आया? तो ये बचने की कोशिश करना, हालांकि क्लेम हो जाता है इस पे, ठीक है, क्वेश्चन पे जहाँ क्लेम करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन वो भी बच के अपना आराम से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना हर क्वेश्चन क्लेम पर लेकर के आएंगे, ठीक। चलो नोट कर लो भाई मेरे। अब बात करते हैं, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई मेरे, वो पढ़ने वाले हैं लैंड बाउंड्री, यानी कि स्थलीय सीमा। तो भारत के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और कैसे शेयर करते हैं, उनके बीच में क्या क्या विवाद हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है भाई मेरे। बस सिर्फ आप मेहनत से पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। यार देख लो कितने सारे क्वेश्चन है। अब यही मैं अगर MCQ में लेकर आता तो अब 2 क्वेश्चन करवा के चला गया होता। आपको लगता है यार मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया हूँ, लेकिन क्या पूरा चैप्टर पढ़े हो चीज़ों को? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं पहले कंटेंट तैयार कर लो, फिर MCQ तैयार कर लेना, MCQ पढ़ लेना। क्लियर? चलो, तो अगर मैं बात करूं नेबर्स ऑफ इंडिया की, जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री मैंने बोला ना स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, तो स्थलीय सीमा शेयर करने वाले भारत के साथ 7 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। तो मैं पहले एक बार बना देता हूं फोटो, फिर से इंडिया का जरूरत पड़ेगा। फिर मैं इरेज कर दूंगा, पहले समझा दूंगा आपको पहले थोड़ा सा। कौन से 7 देश है भाई मेरे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर करते हैं? तो सबसे पहला है बांग्लादेश। कौन है भाई मेरे? बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है। कितने हज़ार किलोमीटर का? तो 4096.5 किलोमीटर का शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ बाउंड्री, टोटल बाउंड्री। अब बताओ बांग्लादेश कहाँ पर है भारत के भाई मेरे? तो बांग्लादेश आ जाओ यहाँ पर है। अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर बनाना तो नहीं आता है, लेकिन आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये है बांग्लादेश और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। क्लियर भाई मेरे? ये है बंगाल खाड़ी और ये है आपका बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की मैं बात करता हूं तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, ये सवाल बन जाता है कभी कभी, और उनके नाम भी पूछ लेता है। ऐसा ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी ऐसी राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर नहीं करती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता होने के लिए क्या रटोगे, कितना रट पाओगे? तो इसलिए समझ लो, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँगा, देखो ध्यान से, तो बांग्लादेश से जस्ट सटा हुआ एक स्टेट है और वो है वेस्ट बंगाल, और ये ऊपर की तरफ चला जाता है भाई मेरे, ठीक है, और ये सिक्किम है, इधर भूटान है, यहाँ से ये है भूटान, ठीक है। तो ये भूटान के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये है सिक्किम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और इधर आपका जाता है नेपाल। ये है नेपाल। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है थोड़ा रुक जाओ, पहले हल्का हल्का बनाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, वो फिर थोड़ा सा ना सही से एक भी पिक्चराइज नहीं हो पाता है। मैं काम भर का अपने बना ले रहा हूँ, मुझे जितनी ज़रूरत है सबको पूरा नहीं बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, ये है भाई मेरे बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, PNG, ठीक, बांग्लादेश, ठीक। इस बांग्लादेश से सटा हुआ है आपका जस्ट कौन? वेस्ट बंगाल, जो ऊपर की तरफ चला जाता है, कौन है? वेस्ट बंगाल। और ये ऊपर जा करके ये सिक्किम है,
और ये है भूटान। ठीक है, इनके साथ भी बाउंड्री अटैच करता है वेस्ट बंगाल अपना। वेस्ट बंगाल अलग है, बांग्लादेश अपना अलग है। समझ में आया कि नहीं? तो पहला स्टेट कौन सा भाई मेरे? तो ये कुल 5 स्टेट शेयर करता है, 5 स्टेट शेयर करता है, 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले कौन? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल से जस्ट थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको छोटा सा मिलेगा मेघालय। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में कौन? मेघालय। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा असम, ये पूरा का पूरा असम, और ऐसे असम होते हुए ये यहाँ टच करता है, फिर आगे के तो यहाँ टच करता है, तो ये पूरा असम है। ठीक है, तो फिर कौन शेयर करता है बांग्लादेश का बाउंड्री? असम शेयर करता है। फिर कौन शेयर करता है भाई मेरे? असम के बाद आप आओगे तो ये ऐसे लगता है ना कि बांग्लादेश के गोदी में बैठा हुआ है एक स्टेट, दैट इज इंडिया का ही है, त्रिपुरा। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, और ये वाला पार्ट जो है आपका ये पड़ जाता है मिजोरम। तो कौन कौन से स्टेट हैं? असम, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। तो ऑर्डर याद कर लो भाई मेरे, वेस्ट बंगाल के बाद जस्ट मेघालय, मेघालय के जस्ट बाद असम, असम के जस्ट बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जस्ट मिजोरम। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, असम जो है वो बांग्लादेश को 2 बार टच करती है। इट टचेस बांग्लादेश ट्वाइस, यानी कि ये बांग्लादेश को 2 बार छूती है, 2 बार टच करती है। त्रिपुरा के बारे में एक फैक्ट और है, इट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड, यानी कि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। अगर हम बोलो ऐसा कटोरा होता है ना भाई, कटोरा, तो ये पूरा बांग्लादेश की बाउंड्री है, त्रिपुरा ऊपर चला आया है, तो बस ऊपर से ही बस क्या कहते हैं अलग जगह है, इधर से बांग्लादेश है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ बांग्लादेश ही त्रिपुरा के, सिर्फ दूसरी चौथी तरफ एक तरफ बांग्लादेश नहीं है। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से ये सवाल पूछा गया है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर पूछ ले कौन सा स्टेट 2 बार टच करती है बाउंड्री को बांग्लादेश की, तो असम है। क्लियर? और कितना शेयर करती है? 4096.5 किलोमीटर, 5 स्टेट, 5 राज्य शेयर करते हैं। और सुनाओ बांग्लादेश की कहानी, सुन लो। बांग्लादेश की कहानी की बात अगर हम लोग करें तो भाई मेरे, पहले अगर मैं बोलूँ ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, ये सब के सब एक ही थे। ये पूरी की पूरी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिल करके बंगाल बनता था। अब ये बन गया बांग्लादेश। तो इसके बांग्लादेश बनने की कहानी पहले समझ लो भाई मेरे। 1905 तक पूरा का पूरा वो क्या कहलाया? बंगाल ही कहलाता था। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है बंगाल का विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को जाता है क्या? बंगाल का डिवीज़न। और बंगाल का डिवीज़न होने के बाद क्या होता है? किसके टाइम पीरियड पे होता है भाई साहब बंगाल का डिवीज़न? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे होता है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे होता है। और अगर मैं बोलूँ कि बंगाल का डिवीज़न होने के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बन जाता है ईस्ट बंगाल और एक बन जाता है वेस्ट बंगाल। क्या बन जाता है? ईस्ट बंगाल, और एक बन जाता है वेस्ट बंगाल। किस आधार पर डिवाइड करते हैं भाई साहब? तो धर्म के आधार पर। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे, तो वेस्ट बंगाल चला आया इंडिया के पास, मतलब इंडिया में रह गया, मतलब सॉरी उस समय तो इंडिया में ही सारे पार्ट थे, मतलब बंगाल का 2 पार्ट हो गए, वेस्ट बंगाल में हिंदू वाला एरिया और ईस्ट बंगाल क्या? मुस्लिम वाला एरिया। और ये 1905 से लेकर के कब तक रहा डिवीज़न? 1911 तक रहा। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि एक बार डिवीज़न हो गया तो डिवीज़न हुआ ही रहा, नहीं। 1905 से लेकर के 1911 तक ये पहले बंगाल का डिवीज़न होने के बाद क्या बन गया? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कन्वर्ट हो गया। 1911 में भारत में आए हुए थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, यानी कि जॉर्ज 5 लिख करके आता है, और प्लस मैडम मैरी। मैडम मैरी आई हुई थी, और मैडम मैरी आई थी 1911 में भारत में, यानी कि ये लोग 1911 में भारत में आए थे और मुंबई से होकर के आए थे। तो आज जिस रास्ते से होकर के आए वहीं पर बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, जिस रास्ते से होकर के आए थे।
और यहीं पर भारत में पहली बार किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन लोगों के सामने 1911 में क्या गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हो। ठीक है, जनगण मन गाया था। क्लियर। तो जब ये यहाँ पर इंडिया में आए तो इंडिया के आओ भगत को देखते हुए फिर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि भाई साहब स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से प्रोटेस्ट इसी पे था कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो डिवीज़न हुआ है इसको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो 1911 में इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को फिर से ख़त्म करके फिर से एक यूनाइट बंगाल बना दिया। और ये यूनाइट बंगाल फिर से कब तक रहा, 1947 तक रहा। कब तक रहा, 1947 तक। फिर ये क्या रहा, यूनाइट बंगाल रहा। लेकिन फिर 1947 में इस बंगाल का डिवीज़न हो जाता है और इस बंगाल के दो पार्ट हो जाते हैं। ये बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट बंगाल था अब वो बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान, और इधर पर चला जाता है वेस्ट पाकिस्तान। और फिर चलो मैं बता दे रहा हूँ, 1947 में बन जाता है यही बंगाल का पार्ट ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और फिर यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में, इंडो पाक वार में के बाद क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो आई होप समझ में आया आपको बांग्लादेश की कहानी, बनने की बांग्लादेश कहानी। तो 1905 तक ये पूरा का पूरा बंगाल था ये रीजन, लेकिन 1905 में बंगाल का डिवीज़न होता है, लॉर्ड कर्जन करता है और इस बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल मुस्लिम वाला एरिया था, वेस्ट बंगाल हिंदू वाला। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर हिंदू नहीं थे, यहाँ पर मुस्लिम नहीं थे, लेकिन ये प्रोमिनेंट लेवल पर यहाँ पर मुस्लिम ही थे और यहाँ पर हिंदू ही थे। फिर ये 1911 तक ये डिवीज़न रहा। इस बीच में देख लो स्वदेशी आंदोलन चलता रहा, 1905 से लेकर के 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चलता रहा, जब तक कि बंगाल का डिवीज़न खारिज नहीं कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन चला ही इसीलिए था कि बंगाल का विभाजन ना किया जाए। समझ में आया कि नहीं है। 1911 में आए थे भारत में जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी, और इन्होंने गेटवे मुंबई की तरफ से आए तो वहीं पर बना गेटवे ऑफ इंडिया। पहली बार जनगण मन 1911 में किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और अब यहाँ पर बंगाल का फिर से क्या होता है, यूनिफिकेशन हो जाता है, यानी फिर से बंगाल बन जाता है। और ये काम चलता है 1947 तक, लेकिन 1947 में फिर से पाकिस्तान के डिवीज़न होने के कारण ईस्ट वाला बंगाल का पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है और वो चला जाता है, बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान। और ये 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को इंडो पाक वार में इंदिरा गांधी जी ने हरा करके क्या कर दिया, इसको बना दिया बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आया। तो बांग्लादेश के बनने की कहानी ये रही। ठीक है, अब देखो मेरी बात, नोट कर लो इसको। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्य के साथ शेयर करता है बाउंड्री, 5 राज्यों के साथ। और आई होप सो आपको समझ में आया। वो पांचों राज्य का आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हो कि कैसे कैसे वो पांचों राज्य हैं, कौन कौन से। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा जो होती है वो क्या, सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम बांग्लादेश। और ये लास्ट में कौन है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं। तो ये 5 राज्य नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, बांग्लादेश के बीच में इंडिया के साथ कुछ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है, पहला डिस्प्यूट, कुछ विवाद हैं। और वो विवाद क्या भाई मेरे, पहला डिस्प्यूट क्या है, तो पहला डिस्प्यूट है न्यू मूर आइलैंड। तो सवाल पहले यही बन जाता है न्यू मूर द्वीप, कि न्यू मूर द्वीप जो है वो किस और किस देश के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। पहले ये इसका नाम होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अब तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोलोगे। और ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्लियर बात। और सुन लो भाई मेरे, ये है कहाँ पर जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये जो सुंदरबन वाला एरिया है ना, यहाँ सुंदरबन वाला एरिया, यहीं पर है ये न्यू मूर आइलैंड। यहीं पर है आपका ये न्यू मूर आइलैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं पर आपका न्यू मूर आइलैंड। और क्यों डिस्प्यूटेड था, सुन लो मेरी बात को। अब न्यू मूर द्वीप जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और सुंदरबन वाले एरिया में पड़ता है, और बहुत ही क्लोज है किसके, बांग्लादेश के भी, और बहुत ही क्लोज है किसके, इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले एरिया के पास। तो अब बताओ, ये सैन्य रूप से यानी कि मिलिट्री के रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो जब ये पाकिस्तान था तो पाकिस्तान वाले तो रोज़ तो झगड़ा मारपीट करने की सोचते थे, तो वो सोचते थे कि ये न्यू मूर आइलैंड उनके कब्जे में हो जाए। और इंडिया, भाई इंडिया का तो उस पर कब्जा था ही, तो हमेशा क्लेम करता रहता था पाकिस्तान की ये न्यू मूर आइलैंड किसका है, पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान का है। लेकिन वो न्यू मूर आइलैंड किसका था, इंडिया का था। हालांकि ये न्यू मूर आइलैंड अब ख़त्म ही हो गया। भगवान ने कहा न रहेगा बांस
न बजेगी बांसुरी। और ये न्यू मूर आइलैंड क्या हो गया, सिंक्ड हो गया, यानी पूरी तरह से डूब गया। और अब डूब गया तो ख़त्म हो गया कहानी भाई मेरे। वाटर राइज हो रहा है ना ओशियन का, उसके कारण वो डूब गया। और ये किस एरिया में पड़ता है, सुंदरबन एरिया में पड़ता है, और सुंदरबन डेल्टा एरिया में पड़ता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है भाई मेरे, चलो ये बात क्लियर। तो पहला डिस्प्यूट खत्म, चलो दूसरा डिस्प्यूट देखते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि पहला विवाद खत्म भारत और बांग्लादेश के बीच में। दूसरा तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। तिस्ता नदी विवाद। क्या है ये भाई तिस्ता नदी विवाद, ये भी समझ लो ध्यान से। अगर हम बात करें तिस्ता रिवर की, तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, पहले ये देख लो। पूछता है ना उद्गम स्थान, यानी कि उद्गम स्थान, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से। एक लेक है तस्सो लाहमो लेक, तस्सो लाहमो लेक, तस्सो लाहमो झील। और ये झील कहाँ से भाई कैसे बनी, तो ये बनती है जेमू ग्लेशियर से। सब समझाऊंगा, ध्यान समझ लो भाई मेरे, जेमू हिमखंड से। और जो जेमू हिमखंड है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो सुनो, एक नदी है, उस नदी का नाम है तिस्ता। तिस्ता नदी जो है, यहाँ देखना इस तरफ, मैं इसको अब थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी आप बना लिए होगे मुझे पक्का पता है, और नहीं बनाए होगे तो भाई बना लेना, अभी पीछे थोड़ा वीडियो जा करके मुझे समझाना है कुछ पार्ट को, तो वो चीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। ये आपका आता है सिक्किम, और फिर ये चला जाता है आपका पार्ट उधर, फिर ये, ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है, यानी कि BNG। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से भाई मेरे, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहीं पर एक ग्लेशियर, उसका नाम है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर, और यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और ये तिब्बत वाले एरिया से होते हुए भारत के दिहांग एरिया में एंटर करते हुए, असम में एंटर करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में, जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करने वाली होती है बांग्लादेश में, वहीं पर यहाँ पर ये सिक्किम है ना, सिक्किम से एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से भाई मेरे एक नदी निकलती है, उसका नाम है तिस्ता रिवर। और तिस्ता रिवर बिल्कुल बांग्लादेश से पहले आने से पहले किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, तिस्ता नदी। क्लियर, तिस्ता नदी। अब देखो भाई मेरे, ये जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर मिल करके, यानी कि किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन, तिस्ता नदी। और ये आकर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जस्ट पहले, थोड़ा सा बांग्लादेश से पहले, किसमें, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और फिर और वो फिर पूरी दोनों मिलकर के कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है तिस्ता नदी से, ये समझना। तिस्ता नदी का पानी बांग्लादेश चाहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना, और वो चाहता है कि तिस्ता नदी का पानी ब्रह्मपुत्र में आएगा, तो ब्रह्मपुत्र में अधिक पानी रहेगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा बना पाएगा वो, जिससे वो बिजली उत्पादन कर पाएगा। भारत कहता है भाई मेरे कि नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ा आपको हम रियायत नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, सुनो ध्यान से। ये है वेस्ट बंगाल, अब समझना इस बात को। वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया पड़ता है, वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया पड़ता है पूरा का पूरा। अगर ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, तो वेस्ट बंगाल के एरिया में नीचे की तरफ तो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई नदी नहीं है। और ये दार्जिलिंग वार्जिलिंग वाला जो इलाका है वेस्ट बंगाल का, ये जो ऊपर की तरफ जो पहाड़ी इलाका है, इस तरफ कोई नदी नहीं है। और कोई नदी ना होने के कारण इधर के जो खेत हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा, और उनको पानी पीने के लिए भी दिक्कत होती है।
समझ में आया कि नहीं? यानी पानी नहीं अवेलेबिलिटी होती है, तो पीने के लिए, सिंचाई के लिए इनके पानी की दिक्कत होती है। तो तीस्ता नदी ही एकमात्र ऐसा सोर्स बचता है इधर की तरफ जो पानी पहुंचा सकता है। तो इंडिया अगर पानी यूज नहीं करेगा तो ये बंगाल के जो नॉर्थ वाले बंगाल के पार्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे पानी आने की वाटर स्कार्सिटी से। तो इसीलिए भारत कहता नहीं, तीस्ता नदी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तीस्ता का पानी हमें बहुत यूज करना अच्छे तरीके से। समझ में आया कि नहीं है? तो यही डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश में। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी का पानी उसे मिले अच्छे तरीके से, और इंडिया चाहता है कि तीस्ता नदी का पानी उसे अच्छे तरीके से मिल जाए, जिससे वो कि नॉर्थ बंगाल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। भले वो इंडिया की तरफ से निकल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन, उसके कारण वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा है इंडिया। हर कोई चाइना थोड़ी ना हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, तो ये भी समझ लेना भाई मेरे। और तीस्ता रिवर के बारे में तो पूछता ही है, तसोलैमो लेक से निकलती है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में। ये भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर? तो ये भी नोट कर लो। एक सेकेंड, ठीक है भाई मेरे। चलिए, तो ये रहा बांग्लादेश की कहानी। अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा बाउंड्री जो इंडिया के साथ शेयर करता है। सबसे बड़ा कौन? बांग्लादेश। दूसरा सबसे बड़ा कौन शेयर करता है? वो है चाइना। वो कौन है? चाइना। तो दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री जो शेयर करता है इंडिया के साथ, तो वो चाइना शेयर करता है। तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना यानी कि चीन, ये भारत के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और ये भारत के कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है? अब देखो ध्यान से भाई मेरे, ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूं, यहां वाला ये है नेपाल, और ये है भूटान। समझना मेरी बात को, ये है नेपाल और ये है भूटान। और ये है भूटान। क्लियर? सीधा साधा भूटान, और ये है नेपाल, और ये है पूरा का पूरा कौन? चाइना। तो पहले चाइना का इतिहास तो देख लो। चाइना कैसे इतना बड़ा हुआ, इसके एक्सपांशन पॉलिसी इतनी खतरनाक है भाई मेरे कि ये चाहे ना तो पूरे विश्व को कब्जे में कर ले और किसी पर कोई भी दया ना करे। क्लियर? तो ये चाइना का सबसे खराब नीति है, जिससे आज के समय सब कोई परेशान है। कहीं ना कहीं जितने भी कंट्रीज के पास है ना, सबसे इसकी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, यानी कि कहीं ना कहीं विवाद है ही। ठीक है? अब देखो, ना जीता है ना सही से ना जीने देता, अपना तो सही से जी ही रहा है। सब लोग अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो मार डालता है। ठीक है? इतना हरामी कंट्री है ये। अब देखो क्या है, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ऐसे इतना बड़ा नहीं था भाई मेरे। चाइना से पहले इंडिया के साथ इंडिया की केवल बाउंड्री जो शेयर हो रही थी ना, वो शेयर हो रही थी अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन अभी चाइना का इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर हो रहा है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है? तो देखो भाई मेरे, ये वाला है पूरा एरिया लद्दाख का, तो लद्दाख से शेयर हो रहा है। जम्मू कश्मीर नहीं बोलेगा, अब लद्दाख हो गया है। यह है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से शेयर हो रहा है। यह है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से शेयर हो रहा है। यूपी से भी शेयर होता, लेकिन बीच में आ जाता है नेपाल, और भगवान करते कि यूपी से शेयर होता। यूपी वाले दौड़ा दौड़ा के सब मारते, यूपी बिहार वाले इनको, चाइना वालों को। ठीक है? जितना मार पाते उतना मारते, बस ये बीच में नेपाल आ जाता है। ठीक है? अगर नेपाल ना आया होता तो सब बहुत मारते इनको। ठीक? तो चलो ठीक है, बच गए, भगवान के साथ थे। ठीक है कि यूपी बिहार की बाउंड्री शेयर नहीं हो रही चाइना के साथ, तो बीच में नेपाल आ गया। फिर भाई साहब कौन? सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो चाइना कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? तो मैं कहूँगा टोटल 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला करके, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 5 स्टेट ऑब्लिक यूटी, स्टेट और यूटी मिला करके 5 के साथ शेयर करता है। कौन कौन से भाई मेरे?
ऊपर लद्दाख, लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, एक हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इतने के साथ चाइना क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। चाइना का जो ये वाला पार्ट है ना, जो चाइना आ गया इंडिया की तरफ, यहाँ पर चाइना नहीं था भाई मेरे, एक देश था, एक इंडिपेंडेंट देश था, उस देश का नाम था तिब्बत। अब सुनो उसकी कहानी थोड़ी तिब्बत के बारे में, तब ज़्यादा समझ में आपको अच्छे तरीके से चाइना का इतिहास आएगा। ये पूरा का पूरा रीजन ना भाई मेरे, ये तिब्बत का रीजन था, ये वाला पूरा रीजन, ये था तिब्बत पहले, अभी नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया चाइना ने, और ये पहले तिब्बत था। तिब्बत क्या था, तिब्बत और नेपाल से हमेशा होता रहता था क्या, झगड़ा। नेपाल हमेशा तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके उसको हरा देता था, और तिब्बत इससे बहुत परेशान था। तो 1906 में तिब्बत ने मांगा मदद, किससे, चाइना से, चाइना के राजा से 1906 में तिब्बत ने मांगा मदद, और चाइना के राजा ने मदद कर भी दिया। किससे, नेपाल को हराने के लिए तिब्बत का मदद चाइना के राजा, इधर चाइना था, चाइना इधर था, चाइना ने तिब्बत का मदद किया नेपाल के राजा को हराने के लिए। इसमें वो सफल भी हुआ, और 1906 से लेकर के 1912 तक कहीं ना कहीं, अब ये क्या किया, तिब्बत का हेल्प किया नेपाल को हराने में। तिब्बत ने हरा तो दिया नेपाल को, लेकिन चाइना के किंग ने ही तिब्बत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब बताओ, आया था मदद करने और क्या कर लिया, उसका घर ही लूट के रख लिया। यानी कि खुद मदद करने आया था कि आपको नेपाल को मैं हराने में आपको मदद करूंगा, हरा भी दिए, लेकिन फिर क्या कर लिया, तिब्बत पर अपना खुद कब्जा कर लिया। और 1906 से लेकर के 1912 तक कब्जा किया रहा। क्यों किया रहा, क्योंकि चाइना का किंग जो था वो तब तक जिंदा था, लेकिन 1912 में चाइना का जो राजा था वो मर गया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मर गया। लेकिन वो चीज़ तिब्बत वालों के लिए बड़ी अच्छी बात थी। तिब्बत वालों में अब कहीं ना कहीं लग गया फिर से कि हम फिर से आज़ाद हो सकते हैं, और फिर तिब्बत वाले आज़ादी का मांग करने लगे, और कहीं ना कहीं तिब्बत वाले थोड़ा बहुत हद तक सफल हुए। और 1912 में जब आज़ादी की मांग उठने लगी तो तिब्बत कहीं ना कहीं सफल भी हुआ कुछ हद तक। और होता क्या है कि तिब्बत फिर से अपने आप को क्या करता है, फ्री घोषित कर देता है। लेकिन क्या कंप्लीट घोषित कर पाएगा फ्री, नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना अभी भी जिंदा, अरे राजा है मरा ना चाइना का, तो अभी भी कोई ना कोई राजा बन जाएगा। तो चाइना अभी भी क्लेम कर रहा था कि तिब्बत मेरा है। तो भाई मेरे 1914 में एक होता है समझौता। समझौता होता है क्या, मैकमोहन ने 3 लोगों को बुलाया और कहा एक काम करो, आओ बैठो साथ में, और उसमें था इंडिया यानी भारत, तिब्बत और चाइना। समझना मेरी बात को, इंडिया, तिब्बत और चाइना। मैकमोहन ने 1914 में इन तीनों को बुलाया, कहा आओ बैठो साथ में चाय पीते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि बवाल ववाल ख़त्म करते हैं और शांतिपूर्ण रहते हैं। चाइना ने क्या किया, तिब्बत का कर दिया 2 पार्ट, मतलब मैकमोहन ने तिब्बत का कर दिया 2 पार्ट, और जो तिब्बत का ये नीचे वाला हिस्सा है ना भाई मेरे, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा अब किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। यानी कि आधा पार्ट चाइना लेकर चला गया तिब्बत का। अब बचा क्या, आधा पार्ट किसके बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में, और वो पार्ट आधा ये रहता है। और इसी लाइन को हम लोग बोलते थे मैकमोहन लाइन, क्योंकि ये जो बाउंड्री डिसाइड हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच में, वो मैकमोहन के टाइम पीरियड पे डिसाइड हुआ था। इसीलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन, इंडिया और तिब्बत के बीच का, जो 1914 में डिसाइड हुआ था। आज उसी को हम लोग इंडिया और चाइना बोलने लगते हैं। तो क्यों बोलने लगते हैं ये भी सुन लो। आधा पार्ट तो चाइना लेके चला गया, चलो खत्म कहानी भाई मेरे, आधे पार्ट तिब्बत तो खत्म कर दिया। तिब्बत के आधा पार्ट और इंडिया के साथ जो लाइन डिसाइड हुआ वो क्या कहलाया, मैकमोहन लाइन कहलाया। 1949 में चाइना में एक रिवॉल्यूशन चलती है, एक क्रांति चलती है, उस क्रांति का नाम था कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। कब चलता है, 1949 में। और ये इस रिवॉल्यूशन का क्या नाम था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति। क्या नाम था इसका, साम्यवादी क्रांति। और चाइना आधा लिया ही था पहले, अब बचा कुछ तिब्बत का पार्ट भी क्या कर लिया, 1949 में कब्जा कर लिया और तिब्बत का अस्तित्व खत्म कर दिया, और ये बन गया पूरा का पूरा क्या, चाइना। ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई मेरे, चाइना बन गया। अब जब पूरा का पूरा चाइना बन गया तो यही चिल्लाता है चाइना हमेशा, कहता है कि जो इंडिया और हमारे बीच में जो बाउंड्री है ये सही बाउंड्री नहीं है, इसीलिए हमेशा घुसपैठ करता रहता है। कहता है हमारे और तुम्हारे बीच में समझौता नहीं हुआ था, तुम्हारे और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था,
इस एरिया को लेकर के, इस जगह को लेकर के, हमारा ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है। हमेशा चाइना इस चीज़ को क्लेम करता रहता है और हमेशा घुसपैठ करता रहता है। तो इसीलिए मैकमोहन लाइन को लेकर के चाइना हमेशा असहज रहता है। उसका ये मानना होता है कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा जो मैकमोहन ने डिसाइड किया था, क्योंकि वो डिसीजन हुआ था तिब्बत और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में नहीं हुआ था। तो ये पहला डिस्प्यूट है जो मैकमोहन लाइन को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में है। दूसरे डिस्प्यूट की बात करते हैं भाई मेरे, दूसरे विवाद के बारे में बात करते हैं, लिख लो इसको भी। दूसरा विवाद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, यानी कि दूसरा जो विवाद है भाई मेरे, कौन सा, 1962 वार से स्टार्ट हुआ है। 1962 में इंडो चाइना वार, यानी कि भारत और चाइना का जो वार हुआ था 1962 में, वहां से एक विवाद स्टार्ट होता है। और क्या स्टार्ट होता है, सुनो ध्यान से, वहां से जो विवाद होता है, चाइना ने इंडिया पर 1962 में आक्रमण कर लिया। और किस तरफ से आक्रमण कर लिया था, बाय टू साइड, दो तरफ से आक्रमण किया था। कहां से, एक तो लद्दाख के एरिया में किया था आक्रमण, और एक किया था असम वैली में। अब यही सवाल गलती हो जाती है, ऑप्शन में अगर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में लोग समझ लेते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं किया था। कहाँ पर किया था, असम वैली में एंटर किया था, यानी कि असम वैली की तरफ से एंटर किया था। क्लियर। तो एक लद्दाख और एक असम वैली में दो तरफ से चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया। अब सुनो, जब इंडिया पे दो तरफ से आक्रमण कर दिया तो भाई मेरे इंडिया में इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और चाइना क्या करता है, लद्दाख का एक बहुत ही बड़ा पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट जो इंडिया का था, उसको क्या कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। तो ये पार्ट था भारत का, लेकिन अब इसको किसने कब्जे में रख लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया। और ये लद्दाख का पार्ट था, 1962 के वार में हमसे छीन लिया चाइना ने, और उसका क्या नाम था, अक्साई चीन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। दूसरी बात समझना, अक्साई चीन की बात करूं तो अब क्या बन गया, इंडिया और चाइना के बीच में एक वास्तविक रेखा बन गया, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसको भाई मेरे ये मत मानना ये पाकिस्तान के बीच में नहीं है, वो एलओसी है और ये एलएसी है, यानी कि ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो क्या है, एलओसी है, ना कि एलएसी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है भाई मेरे अक्साई चीन वाला एरिया। अब जो बचा पार्ट था, इंडिया और भारत ने समझौता कर लिया, भारत और चाइना ने, और अब एक रेखा बन गया, इसे बोलते हैं एलएसी बोलते हैं। और अब कहते हैं इंडिया के इधर वाला पार्ट इंडिया का है, उधर वाला चाइना का है। हालांकि इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि अक्साई चीन मेरा है, और ये सही बात, अक्साई चीन मेरा ही था, लेकिन अब चाइना ने वो कब्जा कर लिया है उस पर। और एक किसको कब्जा किया था, 1962 के वार में अक्साई चीन को। तो बिटवीन अक्साई चीन एंड इंडिया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये दूसरा था डिस्प्यूट। तीसरा डिस्प्यूट क्या था, इंडिया और चाइना के बीच में। तीसरा विवाद इंडिया और चाइना के बीच को लेकर क्या है, अरे मैं तो पूरा एडिट कर दिया, सब पूरा कर ही देता हूँ। तीसरा जो है डिस्प्यूट जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर को। अच्छा, ब्रह्मपुत्र से पहले ये देख लो, डोकलाम मुद्दा। बहुत लोग, आप लोगों ने सुना होगा डोकलाम डिस्प्यूट, डोकलाम विवाद, इसके बारे में नाम सुना था, सुने हो आप लोग। और ये कब हुआ था डोकलाम विवाद, 2017 में हुआ था क्या, ये भी सुन लो भाई मेरे। डोकलाम विवाद को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा टाइम तो ये मैप बनाने में ले लेता है ज्योग्राफी में। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से। ये है नेपाल, और ये है भूटान। कोई और कलर का पेन लेते हैं। ये है भूटान
और ये है नेपाल, और ये पूरा है पूरा चाइना। अब भाई खत्म हो गया ना उसका अस्तित्व, किसका अस्तित्व, तिब्बत का अस्तित्व खत्म हो गया। और ये है भारत का सिक्किम, यानी कि इंडिया। ठीक है, अब सुनो भाई मेरे, भूटान और इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में एक पड़ता है भाई मेरे वैली, और उस वैली का नाम है चुम्बी वैली। क्या नाम उस वैली का, चुम्बी वैली। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये कहलाता है चुम्बी वैली। क्या कहलाता है, चुम्बी वैली, यानी कि चुम्बी घाटी। और इसी चुम्बी घाटी में एक पड़ता है प्लेटू, एक पड़ता है पठार। उस पठार का नाम है डोकलाम प्लेटू। ठीक है, डोकलाम प्लेटू यानी कि डोकलाम पठार। अब चाइना ने 2017 में क्या किया, चाइना का सबसे नियरेस्ट जो इंडिया के सबसे नियरेस्ट इंडिया के और भूटान के सबसे नज़दीक जो चाइना का शहर पड़ता है, यहीं पर पड़ता है, उस शहर का नाम है यारडोंग शहर, यारडोंग सिटी। ये किसका शहर है, ये चाइना का शहर है। चाइना ने क्या किया, अपने यारडोंग सिटी से डोकलाम प्लेटू यानी जो चुम्बी वैली का एरिया है वो उस तक एक रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, एक रोड बनाना शुरू कर दिया। और ये रोड लगभग कितने किलोमीटर का भाई मेरे, 12 किलोमीटर का था। ये रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया किसने, चाइना ने। कहाँ पर, चुम्बी वैली तक, यानी कि डोकलाम प्लेटू तक। कौन, चाइना, अपने यारडोंग सिटी से। अच्छा अब बताओ, जब चाइना यहाँ पर थे बिल्कुल भूटान के पास चला आया, और ये जगह किसका, ये जगह किसका था, ना तो इंडिया का था ना चाइना का था, ये जगह था भूटान का। कौन सा, चुम्बी वैली। और डोकलाम प्लेटू भी किसका है, भूटान का है। अब चाइना ने क्या किया भाई, ज़बरदस्ती रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया 12 किलोमीटर का, और डोकलाम तक कंस्ट्रक्ट करना मतलब शुरू कर दिया उसने। इंडिया ने जब ये न्यूज़ पाया तो इंडिया कह रहा भाई अगर तुम 12 किलोमीटर बनाओगे ना तो यहाँ नाथुला से हम भी क्या करेंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, 15 किलोमीटर बनाएंगे। तो इंडिया क्या कहा, मैं 15 किलोमीटर बनाऊंगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो चाइना ने कंस्ट्रक्ट करना रोड शुरू किया कहाँ तक, चाइना रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया कहाँ तक, चुम्बी वैली तक। कितने किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का। इंडिया ने कहा हम भी करते हैं कंस्ट्रक्ट कहाँ तक, डोकलाम तक, यानी कि डोकलाम प्लेटू चुम्बी वैली में ही था। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अब बताओ, ना इंडिया का ज़मीन ना चाइना का ज़मीन, दोनों में किसी का ज़मीन नहीं है। ज़मीन किसका है, भूटान का है, और वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। और दो लोग उसी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, किसी तीसरे की ज़मीन जो है, दो ऐसे लोग जिनकी ज़मीन नहीं है किसी तीसरे की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो अब इंडिया के पास कोई लीगल पॉइंट तो बचा नहीं था। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत बुद्धिमानी से लिया भूटान का सहारा, और क्या कहा कि अगर मैं डायरेक्टली आकर के फेस ऑफ करूँगा किसका, चाइना का, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि सही होना ना होना वो अलग चीज़ है, वो अपना ओपिनियन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्टली इंडिया नहीं जा सकता था, क्योंकि इंडिया की ज़मीन तो थी नहीं, तो भूटान को विरोध करना था। तो इंडिया ने क्या किया, भूटान को किया क्या, कन्वेंस। और इंडिया ने भूटान से कहा याद करो 1949 का दिन, याद करो 1949 का दिन, जब हमारे और आपके बीच में समझौता हुआ था, और हमने आपको वादा किया था कि अगर कभी भी आपके ऊपर कोई भी सैन्य खतरा आएगा तो भारतीय सैनिक आपके साथ क्या होगा, खड़ा होगा। और आज वो दिन आ गया है कि भूटान के ऊपर आ गया है सैन्य खतरा, और इसीलिए भारतीय सैनिक भूटान के साथ क्या हैं, खड़े हैं, और इसीलिए चाइना के सैनिकों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। चाइना ने कहा भाई तुम कहाँ आ रहे हो, तुम्हारी तो ज़मीन ही नहीं है, भूटान वालों को मन करे तो अपना विरोध करें। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, भूटान वाले विरोध करें चाहे ना करें, हम विरोध भूटान के साथ क्या कर रखे हैं, समझौता कर रखे हैं। कौन सा, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे रखे हैं भूटान को। क्लियर। तो ये डिस्प्यूट था, और उसके बाद आप जानते हैं इस तरीके से न्यूज़ वगैरह सुना भी होगा आपने। तो ये डोकलाम डिस्प्यूट था इंडिया और चाइना के बीच में। एक और डिस्प्यूट है, आपको अच्छे तरीके से पता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना वाले क्या करते हैं ना, जैसे इंडिया तो भाई समझदार इंसान है, इंडिया वाले कुछ ऐसा बदमाशी तो करते नहीं, चाइना वाले क्या करते हैं ना, ज़बरदस्ती
डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, फिर इसको वारफेयर में भी यूज़ करेंगे वो लोग। कभी लड़ाई वड़ाई हुआ तो एक साथ पूरा का पूरा डैम खोल देंगे और इंडिया का कुछ एरिया क्या होगा, तबाह हो जाएगा, जैसे इंडिया वहाँ परेशान हो जाएगा और वो आराम से जीत जाएंगे। तो चाइना ने कॉन्टिन्यूस क्या कर लिया, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी का फ्लो कम हो गया। तो असम वैली के जो खेत वगैरह थे उनमें इफेक्ट आने लगा। और दूसरा असम में एक आइलैंड है जो एक आइलैंड है, उसका नाम है मजूली आइलैंड। आप कहोगे असम तो कोई समुद्र के किनारे है नहीं, तो कहाँ वहाँ पर आइलैंड आ गया। तो भाई मेरे, असम समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन असम में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। और उसी नदी जब असम में एंटर करती है तो उसी नदी में बना हुआ है एक आइलैंड, और उस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड, और इसे ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड बोलते हैं। तो नदी में बना हुआ आइलैंड कौन सा है, मजूली आइलैंड है, एक नदी में बना है। आइलैंड का डेफिनेशन ही होता है चारों तरफ से पानी घिरा होना चाहिए। तो नदी के बीचों बीच में ऐसा क्रिएट हो गया होगा कि इस तरफ से नदी बह रही होगी, इस तरफ से बह रही है, बीच में क्या है, आइलैंड है। तो ये मजूली आइलैंड असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये रिवर आइलैंड है, नदी का आइलैंड है। और ये भाई मेरे क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अब ये मत कह देना कि ये लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड तो समुद्र में होगा भाई। नदियों में जितने आइलैंड अवेलेबल हैं उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, मजूली आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो जब इसने बना लिया, चाइना ने क्या कर लिया, यहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया, जांगूम और जियाचा 3 डैम थे, कंस्ट्रक्ट कर लिया उसने। और जब कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इसके पानी की कमी आने लगी इंडिया में। तो इंडिया में इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो भी ख़राब होने लगा, और मजूली आइलैंड को जो पानी चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा था। तो जिससे मजूली आइलैंड के अस्तित्व पे भी खतरा पड़ा रहता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी हम नहीं बना पाते हैं। और तीसरी बात, चाइना जब चाहे लड़ाई वड़ाई होगा तो एक साथ डैम खोल देगा, तो क्या करेगा, इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा तबाह कर सकता है। तो ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा क्रिएट रहता है। तो ये 4 डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में है। आते हैं तीसरा अपने भाई पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे भी 3 विवाद हैं। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान, ये पूरा एरिया कौन है भाई मेरे, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान इंडिया के कितने स्टेट के साथ शेयर करता है बाउंड्री, तो दोनों, ध्यान से। एक तो है लद्दाख ऊपर, उसके नीचे आ जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे आ जाओगे तो पंजाब, उसके नीचे आ जाओगे तो कौन, राजस्थान, और उसके नीचे आ जाओगे तो कौन, गुजरात। तो इंडिया के 5 स्टेट और यूटी मिलाकर के पाकिस्तान क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी ध्यान दे सकते हो आप। और सुन लो भाई, तो तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये 3343 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी कि 3343 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है कौन, पाकिस्तान। और ये 3rd सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, कितने स्टेट के साथ शेयर करता है, 5 स्टेट ऑब्लिक यूटी के साथ शेयर करता है। कौन कौन से भाई मेरे, लद्दाख, ऊपर से आते चले जाओ, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर कौन, गुजरात। क्लियर। तो इतने लोगों के साथ क्या करता है पाकिस्तान, बाउंड्री शेयर करता है, भारत के इतने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब ये लिख लो और आगे मूव करते हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में भी विवाद है, और कहाँ कहाँ विवाद है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सीख लो भाई मेरे, कोई चैप्टर नहीं पढ़ाएगा आपको इन सारे विवादों को, इन सारे चीज़ों को खोजते रह जाओगे। ध्यान से सुनो, 3 स्पॉट है जहां पर मैक्सिमम विवाद है।
और 3 स्पॉट कौन कौन सा है देखो ध्यान से। सबसे पहले बात ये देख लो, ये वाला एरिया, ये है पाकिस्तान है पूरा, तो ये वाला एरिया, ये है LAC, LOC, कौन सा विवाद, LOC का। तो पहला विवाद ये हो गया, ए पार्ट, ठीक है। दूसरा विवाद, यहां है छोटा सा ग्लेशियर, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये दूसरा विवाद है, यानी कि यहां तीसरा विवाद है गुजरात वाले इलाके में, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी को लेकर के विवाद है, ठीक है। तो ये सी वाला विवाद हो गया, ठीक है। तो ये सी पार्ट हो गया। तो इतने विवाद पाकिस्तान के साथ हमारे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा विवाद, LOC वाला विवाद। LOC डिस्प्यूट, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1947 में क्या किया था, जब इंडिया का सेपरेशन हुआ था पाकिस्तान से, तो क्या हुआ 1947 में पाकिस्तान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा कर, क्योंकि ये कश्मीर जो किंगडम था ये अभी किसी का दिन में नहीं आया था, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, कश्मीर के किंगडम पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि हमला बोल दिया था। और जब आक्रमण कर दिया तो कश्मीर के किंगडम का बहुत बड़ा एरिया, सबस्टेंशियल पार्ट कश्मीर का क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और जब तक भारतीय सेना आती, कुछ पीछे तक खदेड़ती उनको, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास कुछ पार्ट बचा हुआ कश्मीर का, जो अभी भी भारत क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसे वास्तविक नियंत्रण रेखा बन गई है, यानी कि LOC बन गई है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया है, और इसके थ्रू एक समझौता हो गया भाई मेरे, कि भारत और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान इससे आगे नहीं आएगा और भारत इसके आगे नहीं जाएगा, टेम्परेरी रूप में, परमानेंट रूप में नहीं। जब चाहे तब भारत आक्रमण करके ले तो अलग चीज़ है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान भी अपना मजबूती से खड़ा ही हुआ है। तो इट वाज क्रिएटेड आफ्टर 1947, क्लियर भाई मेरे। और ये चीज़ का प्रॉब्लम अभी भी क्रिएटेड है इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा देख लो, सियाचिन ग्लेशियर वाला प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सियाचिन ग्लेशियर वाला। ध्यान सुनना भाई मेरे, सियाचिन ग्लेशियर इतने ऊंचाई पर है, और उतनी ऊंचाई पर किसी देश की सेना रह रही है, तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात सवाल ये बन जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर आफ्टर नॉर्थ पोल एंड साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर वाले एरिया को अगर हम कंसीडर ना करें, छोड़ दें, तो ये विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, पहली बात। सब समझ में आया कि नहीं। दूसरी बात, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि भाई साहब, युद्ध का क्षेत्र वही क्षेत्र कहलाएगा ना जहां दो देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने है, और यहां पर दो देशों की सॉरी सेना आमने सामने है, तो इसीलिए वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाता है। तीसरा पॉइंट, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और सुन लो। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें भाई मेरे, तो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक छोटा सा रेंज है, उस रेंज का, माउंटेन रेंज का नाम है साल्टारो रेंज। क्या नाम है उसका, साल्टारो रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक छोटी सी पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है साल्टारो रेंज। रेंज मतलब क्या होता है भाई मेरे, जब सेम एज और सेम ग्रुप के माउंटेन एक साथ हों तो वो रेंज कहलाता है, वो श्रृंखला कहलाता है। अब सुनते हैं साल्टारो रेंज की बात मैं करूं तो ये है साल्टारो रेंज, और साल्टारो रेंज के मैं बोलूं कि किसके अंदर है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर अवेलेबल है। साल्टारो रेंज के 3 तरफ से भारत है और 1 तरफ से पाकिस्तान है। यानी कि मैं बोलूँ साउथ में भारत है, दक्षिण में भारत है, ईस्ट में भारत है, और वेस्ट में नॉर्थ में भारत है। लेकिन वेस्ट वाले में कौन है, पाकिस्तान है।
एक इंसिडेंट सुनना भाई मेरे साल्टारो रेंज को लेकर के, और अच्छा आपको क्लियरिटी आएगी। 1984 में, 1984 में ये जो साल्टारो रेंज है ना, जनरली क्या होता है कि भाई अगर सियाचिन ग्लेशियर पे किसी क्लाइंबर को चढ़ाई करना है तो वो परमिशन लेगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों से। लेकिन 1984 में एक इंसिडेंट होता है, पाकिस्तान कहते हैं ना बड़बोलेपन से और अपने कहते हैं ना कि बदमाशी से, अपने बदतमीजी से क्या कर दिया इसने, क्या किया 1984 में कुछ जापान के आए थे क्लाइंबर। किसके? जापान के। 1984 में कुछ जापान के आए थे कौन? क्लाइंबर। और उन क्लाइंबर को दे दिया क्या? चढ़ाई करने की अनुमति, कि जाओ साल्टारो रेंज पर चढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इन क्लाइंबर ने इंडिया से परमिशन नहीं लिया था। तो अब क्या किया, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई मेरे। ऑपरेशन सवाल पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। समझ में आया कि नहीं है? और इसके तहत क्या कर लिया था भारत ने? इसके तहत जो पाकिस्तान का एक तरफ से कब्जा था वो भी कब्जा अपने अंदर ले लिया, यानी कि पूरे के पूरे साल्टारो रेंज पर क्या कर लिया? इंडिया ने कब्जा कर लिया। क्लियर है बात? यानी कि अब साल्टारो रेंज पर पाकिस्तान का कोई भी कब्जा नहीं रह गया। अब पाकिस्तान सिमट करके बस लास्ट में बस एक बाउंड्री शेयर कर रहा है पीछे की तरफ, बाकी साल्टारो रेंज पूरी तरह से इंडिया के कब्जे में आ गया था। क्लियर भाई मेरे? आफ्टर ऑपरेशन मेघदूत। तो ये एक डिस्प्यूट था सियाचिन ग्लेशियर का। और सुनो भाई मेरे, कर लो नोटिस को, ठीक है? चलो देखो, तो ये चीज़ खत्म हो गया। अब आते हैं एक और डिस्प्यूट है, इंडस वाटर डिस्प्यूट। ये भी देख लो, इंडस वाटर डिस्प्यूट, यहीं पढ़ा दे रहा हूँ वो भी। सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद, ये क्या है भाई मेरे? सिंधु जल विवाद, समझ लो ये भी चीज़। अभी सब इरेज कर दे रहा हूँ, सब खत्म हो गया ना काम। अब सिंधु जल विवाद क्या है? नया विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्रिएट हो गया? ठीक है, देखो ध्यान से। अरे यार, यही बड़ा दिक्कत है मेरे साथ, मुझे पिक्चर बनाना उतना अच्छे से आता नहीं है, और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पिक्चर बनाना पड़ता है। सिंधु जल विवाद क्या है? देखो ध्यान से। यहां पर एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है यहां पर चेम युंग दुंग ग्लेशियर, चेम युंग दुंग ग्लेशियर। और इसी चेम युंग दुंग ग्लेशियर के हिमखंड से बना है मानसरोवर लेक। कौन सा लेक भाई मेरे? मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील। यानी कि इसी चेम युंग दुंग हिमखंड के पानी से, यानी कि पिघलने से बना है मानसरोवर झील। और इस चेम युंग दुंग ग्लेशियर से दो नदी निकलती है। एक नदी चली आती है ईस्ट की तरफ फ्लो होते हुए ब्रह्मपुत्र,